हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसमें पहले मैंने जो विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर कराया था। उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। अगर किसी ने उनके MCQs को नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। अभी रोमांटिक एज के जो पोएट्स हैं जो उसमें मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में, तो उनके MCQs को हमने स्टार्ट किया है। ये सेकंड वीडियो है PB शैले की। ठीक है, तो PB शैले के ही आज भी हम MCQs कवर करेंगे। उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यूएशन में पूरे सिलेबस में जितने भी राइटर्स मेंशन किए गए हैं उनको सबसे पहले कवर किया जाएगा। देन हम जो एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितने राइटर्स उसमें सिलेबस में मेंशन है सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन बने, हो सकता है एज से रिलेट करते हुए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो बाद में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे या फिर मिक्स टाइप की जो सीरीज होगी उसको कंटिन्यूएशन में करेंगे। अभी हम राइटर वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, शैले वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल सेइंग टुगेदर, हुज कमेंट इज दिस। किसने ये कमेंट किया है शैले के बारे में कि शैले वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड? किसने शैले को द परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है? हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल सेइंग टुगेदर। ऑप्शंस आर कॉम्पटन रिकेट, स्विनबर्न, लॉन्ग या फिर एल्बर्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, the right answer is Swinburne. Okay, option number B is the right answer, Swinburne. Now moving to the next question. देखिए, who influenced Shelley most? शैले को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया था? सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया? According to the options. Options are political justice by Godwin, origin of species by Darwin या फिर the Bible। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इन तीन ऑप्शंस में से शैली को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ कौन सी थी? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलिटिकल जस्टिस बाय गॉडविन। गॉडविन के द्वारा लिखा हुआ ये वर्क है पॉलिटिकल जस्टिस। ये ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था जिसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था शैले को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। Here Shelley is talking about the editors who destroyed the reputation of Keats. Find out the name of the review. देखिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें शैली क्या कह रहे हैं? शैली का मानना है, शैली कहते हैं आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर। तो किसके डिस्ट्रॉयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? कीट्स के। ठीक है, कीट्स के विषय में ये लाइन लिख रहे हैं और उसमें जो कीट्स के डिस्ट्रॉयर थे, मतलब कीट्स को जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था एक तरीके से, उन डिस्ट्रॉयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हेयर शैली इज टॉकिंग अबाउट द एडिटर्स हु डिस्ट्रॉयड द रेपुटेशन ऑफ कीट्स, जिन्होंने कीट्स की रेपुटेशन को खराब किया था। फाइंड आउट द नेम ऑफ द रिव्यूज़। अब उन रिव्यूज़ का नेम बताना है। मतलब एक तरीके से जो इनके क्रिटिक्स थे उन्होंने जिन मैगजीन में कीट्स को क्रिटिसाइज किया था उन मैगजीन के नाम। ऑप्शंस है द लंदन रिव्यू, द लंडनर, द रैम्बलर एंड ईयरली रिव्यू या फिर द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकबोर्ड मैगजीन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, बहुत ही फेमस हो गया है और कॉमन टाइप का क्वेश्चन बन गया, अब तो सबको रट भी गया होगा इनफैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? उन दो मैगजीन से नेम क्या थे? क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकबोर्ड मैगजीन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज
Fourth question, poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. Who said? कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? पोइट्री के विषय में ये लाइन है कि पोइट्री क्या है? पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स. तो देखिए यहाँ पे सीरीज शैली की चल रही है, तो यहाँ पे आप आंसर इजीली कर लोगे, लेकिन आपको स्टेटमेंट याद रखनी है. इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसकी है, या फिर एस्से के बारे में कोई बड़ी सी डेफिनेशन दे दी और पूछ लिया कि एस्से के विषय में किसने कहा है, पोइट्री के विषय में किसने कहा है. ठीक है, इस टाइप के. तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? शैली. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शैली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Fifth question is, such harmonious dash from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now. तो एक टाइप से फ्लर्स टाइप का क्वेश्चन है ये. लाइन में फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, इसको फिल करना है. ठीक है, अब यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? सच हारमोनियस मैडनेस, या फिर सच हारमोनियस स्वीट सॉन्ग्स, सच हारमोनियस प्लेजर्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी को हम कट कर देते हैं. 3 ऑप्शंस में से ही चुनकर आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर. सच हारमोनियस डैश फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ. सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है मैडनेस. सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज Shelley's life and his poetry are dissolubly connected. He acted what he thought and felt. Whose comment is this? ये शैली के विषय में किसने कमेंट किया है कि Shelley's life and his poetry are dissolubly connected. He acted what he thought and felt. Options are John Addington Symonds, कॉम्पटन रिकेट, या फिर लॉन्ग, या फिर जॉर्ज सैमसन. इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, what should be the right answer? ये जो स्टेटमेंट है शैली के विषय में कहते हैं जॉन एडिंगटन साइमंड्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर. हुज कमेंट इज दिस? ये भी बहुत फेमस लाइन है, अक्सर पूछी जाती है. ठीक है, वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर. कौन कहता है ये? ऑप्शंस आर हडसन, एल्बर्ट, कॉम्पटन रिकेट, या फिर लॉन्ग. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर. ये जो स्टेटमेंट है वो है लॉन्ग की. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लॉन्ग. नेक्स्ट, 8th question, the most gentle and the most amiable and the least worldly minded person I ever met. Whose words are these and about whom? यहाँ पे ना स्पेस होना चाहिए these और and के बीच में. ठीक है,
अभी देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये किसके शब्द हैं और किसके विषय में हैं। तो किसके विषय में, ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि किसके विषय में होंगे, शैली के विषय में। ठीक है, अब कौन कहता है ये पूछा जा रहा है। द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस आर शैले अबाउट बायरन, शैले अबाउट कीट्स, कीट्स अबाउट शैले, या फिर बायरन अबाउट शैले। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? कौन कहता है और किसके विषय में कहता है? यस, ये जो स्टेटमेंट है वो कही जाती है बायरन के द्वारा। ठीक है, और किसके विषय में है ये? शैली के विषय में। ठीक है, बायरन अबाउट शैली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। शैली इज अ ब्यूटिफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। हुज कमेंट इज दिस? ये कमेंट किसकी है? शैली इज अ ब्यूटिफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल beating in the void, his luminous wings in vain. Options are Matthew Arnold, Keats, Browning, Swinburne. सोचिए, आंसर कीजिए। और हाँ, जब लास्ट वाली वीडियो जो मैंने की थी शैली की पार्ट 1 वाली वीडियो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, उसका जो मैंने आंसर बोल दिया था वो गलत था। ठीक है, वैसे कमेंट बॉक्स में है उसका राइट आंसर, आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर करें। ठीक है, पार्ट 1 में है ये। बाकी आज के जो क्रॉस चेक किए हुए क्वेश्चंस हैं इनके सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, शैली इज अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड एंड हिज ल्यूमिनस विंग्स इज इन वेन। ये कमेंट कौन कहता है? ये कहा जाता है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये शैली के विषय में स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट इज 10 नंबर क्वेश्चन। ऑन हुज ग्रेव आर द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेम्पेस्ट इंस्क्राइब्ड। किसकी ग्रेव पर टेम्पेस्ट से ली गई ये लाइनें लिखी गई हैं? लाइन्स क्या हैं? नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड बट डोथ सफर अ सी चेंज into something rich and strange। इन लाइंस को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ऑप्शंस आर शैली, कीट्स, टेनिसन, शेक्सपियर। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस की नीड भी नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर कर पाओगे। तो ये किसकी ग्रेव पर लिखी हुई है? देखो, इसमें 2 मेन पॉइंट है जो आपको लर्न रखने हैं। जैसे कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए लाइंस कहाँ से ली गई हैं? द टेम्पेस्ट से। ठीक है, और ये लाइंस मतलब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि शैली की ग्रेव पर कौन सी लाइंस लिखी हुई हैं, तो लाइंस को भी आपको लर्न रखना है, स्टार्टिंग की लाइन स्पेशली और लास्ट लाइन, तो उसी से आप कवर कर लोगे। नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड बट डोथ सफर्स अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? शैले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन टू बी ग्रेटली गुड must imagine intensely and comprehensively the great instrument of moral good in the imagination. Who said? ये statement कौन कहता है? A man to be greatly good must imagine intensely and comprehensively. The great instrument of moral good is the imagination. Options are Keats, Lamb, Shelley, Tennyson. Who is the speaker here? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज शैले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ पोएम इज द वेरी a poem is the very image of life expressed in its eternal truth, and poetry is the expression of the imagination. Who said? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ज़्यादातर पोएट्री के विषय में डेफिनेशन दी हैं शैली ने, तो इन डेफिनेशन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके,
A poem is the very image of life expressed in its eternal truth, and poetry is the expression of the imagination. Options are Keats, Wordsworth, Eliot, Shelley. तो यहाँ तो इजीली आंसर कर लेंगे आप. Yes, the right answer is Shelley. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज who considers defense of poetry as the profoundest essay in the English language. कौन कंसिडर करता है जो डिफेंस ऑफ पोइट्री वर्क है, ठीक है, डिफेंस ऑफ पोइट्री एज द प्रोफाउंडेस्ट एसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज? ऑप्शंस आर लॉन्ग, हडसन, हर्बर्ट रीड और कॉम्पटन डिकेट. देखिए, डिफेंस ऑफ पोइट्री किसका वर्क है? तो ये शैली का वर्क है. अब इस वर्क को किसने प्रोफाउंडेस्ट एसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज कहा है? कौन मानता है इस बात को? ऑप्शंस आपके सामने हैं. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, ये कंसिडर करते हैं डिफेंस ऑफ पोइट्री को एज द प्रोफाउंडेस्ट एसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज. तो इन राइटर्स का नाम है, राइटर का नेम है हर्बर्ट रीड. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हर्बर्ट रीड. नेक्स्ट इज 14th. Poets are the mirror of gignetic shadows. Poets are the mirror of gignetic shadows which futurity cast upon the present. Poets are the unacknowledged legislators of the world. Who said? ये स्टेटमेंट कौन बोलता है? Poets are the mirror of gignetic shadows which futurity cast upon the present. Poets are the unacknowledged legislator of the world. देखिए, अलग अलग भी आ सकती हैं दोनों लाइनें, तो इन्हें सही से लर्न करना है. क्या पोएट्स के विषय में ये लाइन भी आ सकती है कि पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. कौन मानता है इस चीज़ को? ऑप्शंस आर शैले, कीट्स, बायरन, आर्नोल्ड. तो ऑप्शन से आप समझ ही गए होंगे क्या होगा राइट आंसर? शैले. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 15th नंबर. पोइट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन. Poetry is indeed something divine. It is at once the center and circumference of knowledge. Who said? कौन कहता है इसे? Options are Tennyson, Plato, Keats, Shelley. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस. देखिए, ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको नोट डाउन कर लेनी है और सामने लिख देना है शैले. ये शैले के इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. पोइट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन. इट इज़ एट वंस द सेंटर एंड सर्कमफ्रांस ऑफ द नॉलेज. तो ये भी किसने कहा है? शैले ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 16 number. Shelley's A Defense of Poetry shows the influence of. शैली का जो वर्क है A Defense of Poetry, ये किस चीज़ का इन्फ्लुएंस दिखाता है, किसका रिप्रेजेंटेशन है? ऑप्शंस आर एरिस्टोटल्स अपोलॉजी, सोक्रेटिस अपोलॉजी, प्लेटो एंड सिडनीज अपोलॉजी. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the correct answer? देखिए, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है वो किसका इन्फ्लुएंस है? तो इस पे इन्फ्लुएंस है प्लेटो एंड सिडनीज अपोलॉजी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17, टू अ स्काईलार्क, ये भी बहुत फेमस वर्क है, ठीक है। टू अ स्काईलार्क कंसिस्ट ऑफ, तो एक इसका मतलब स्टैंजास पूछे गए हैं और स्टैंजा में टोटल कितनी लाइन है, एक पर स्टैंजा कितनी लाइन से, ये भी पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं 23 स्टैंजास ऑफ 5 लाइन ईच, या फिर 21 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन ईच, या फिर 21 स्टैंजास ऑफ 5 लाइन्स ईच। क्या होगा राइट आंसर? ये इनकी पोएम से है, शैली की पोएम है ये, टू अ स्काईलार्क, और उसका फॉर्मेशन पूछा गया है पोएम का। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। टू अ स्काईलार्क, यस इसका जो राइट आंसर वो है 21 स्टेंजास है इसमें और 5 लाइन्स ईच। हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? 5 लाइन। अब यहीं से एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि इसमें टोटल कितनी लाइन्स हैं। अगर इस तरीके से आ जाए, टू अ स्काईलार्क कितनी लाइन्स की पोएम है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 105 लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। टोटल 105 लाइन की ये पोएम है टू अ स्काईलार्क। नेक्स्ट इज Ode to the West Wind is written in the autumn of 1819 and published in, जो ये पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। अगर आप शैली को पढ़ रहे हो तो इसको मिस नहीं कर सकते। ये मेन जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि आपने देखा डिफेंस ऑफ पोएट्री, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आपको टू अ स्काईलार्क, ओड टू द वेस्ट विंड, ये सारे वर्क इनके बहुत ही फेमस वर्क हैं, ठीक है। अब इसे कहा जा रहा है कि लिखी गई थी ऑटम 1819 में, ऑटम का सीजन था 1819 में, लेकिन पब्लिश कब हुई? ऑप्शंस आर 1820, 1822, 1823 या फिर 1824। सोचिए, आंसर कीजिए, इसकी पब्लिकेशन कब थी, किस ईयर में ये पब्लिश्ड होती है? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस द राइट आंसर इज 1820, ठीक है। 19 में लिखी जाती है और 20 में पब्लिश हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 19, द आइडियाज ऑफ शैले seem to me always to be ideas of adolescence, as there is every reason why they should be. Whose comment is this? शैली के विषय में किसका कमेंट है कि शैली के जो आइडियाज हैं, द आइडियाज ऑफ शैले सीम्स टू मी, मुझे ऐसे महसूस होते हैं, ऐसे लगते हैं, ऑलवेज टू बी आइडियाज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, एज देयर इज एवरी रीजन वाई दे शुड बी, और यहाँ पे हर एक रीजन है कि ये ऐसे क्यों होने चाहिए। हुज कमेंट इज दिस? किसका कमेंट है? ऑप्शंस आर टी.एस. एलियट, आर्नोल्ड, बायरन, कॉलेस। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, the right answer is T.S. Eliot, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Ode to the West Wind is written in the autumn of 1819। आई थिंक रिवर्स चले गए हम, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, yes, the west wind's action reveals itself as, बताइए। ऑप्शंस आर अ डिस्ट्रॉयर एंड अ लवर, अ हेटर एंड अ लवर, अ प्रिजर्वर एंड अ डिस्ट्रॉयर, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये पोएम के मीनिंग से है, एक तरीके से पोएम की जो थीम है उस पर बेस्ड है कि जो वेस्ट विंड्स का एक्शन है वो क्या रिवील कर रहा है, अपने आप को किस तरीके से रिवील कर रहा है। इट्सेल्फ एज अ डिस्ट्रॉयर एंड अ लवर, अ हेटर एंड अ लवर, अ प्रिजर्वर एंड अ डिस्ट्रॉयर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? बताइए, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ प्रिजर्वर एंड अ डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21, two performers of equal skill will produce unequal effects from a guitar and a harp. Who said? ये कौन कहता है? Two performers of the equal skill will produce unequal effects from a guitar and a harp. Options are Tennyson, Keats, Byron, Shelley. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। शैले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 22, a poet participates in the eternal and the infinite and the one as far as it relates to his conception, time and place, and number do not. Who said? ये कौन कहता है? A poet participates in the eternal, the infinite and the one as far as it relates to his conception, time and place, and number do not. Options are Keats, Arnold, Shelley, Tennyson. क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि आप जान ही चुके होंगे, यस, द राइट आंसर इज शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 23, a poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds. Who said? ये कौन कहता है? A poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds. Options are Keats, Wordsworth, Shelley, Arnold. देखिए, ज़्यादातर स्टेटमेंट को आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट को लर्न करने में ही फ़ायदा है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या होने वाला है? यस, शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शैली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हु कॉल्ड शैली एन इनइफेक्चुअल एंजल? शैले को ये किसने कहा है? एन इनइफेक्चुअल एंजल। ऑप्शंस आर आर्नोल्ड, टेनिसन, स्विनबर्न, कीट्स। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एन इनइफेक्चुअल एंजल। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो कहा एन इनइफेक्चुअल एंजल जो कहने वाले हैं वो स्पीकर हैं आर्नोल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आर्नोल्ड। नेक्स्ट इज 25, हु इज द, जस्ट अ मिनट, यस 25, हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस विच इंस्पायर्ड शैली? तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया था कि पॉलिटिकल जस्टिस जिसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया शैली को, वो उसके ऑथर कौन थे? ऑप्शंस आर गॉडविन, मिल्टन, रूसो, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी आप इजीली कर सकते हो। क्या होगा करेक्ट आंसर? गॉडविन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गॉडविन का ये वर्क था पॉलिटिकल जस्टिस, जिससे शैली बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट इज 26, Ode to the West Wind is Shelley's ode in 5 sections in। तो यहाँ पे इनका जॉनर पूछा जा रहा है। जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, बेसिकली ये क्या है? टेरेजराइमा है, हीरोइक कपलेट है, बैलेड है, लिरिक है। ठीक है,
ये शैली का एक ओड है जो 5 सेक्शंस में डिवाइड है। और किस तरीके से लिखा गया है? टेरेसा राइमा में, या फिर हीरोइक कपलेट में, या फिर बैलेड में, या फिर लिरिक में? क्या फॉर्मेशन है इसकी? ओड टू द वेस्ट विंड। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है टेरेसा राइमा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27। टू अ स्काईलार्क इज शैलीज पोयम रिटन इन द स्प्रिंग ऑफ। जैसे कि आप देखो, सीजन के भी नाम ध्यान रखने हैं। जैसे ओड टू द वेस्ट विंड का आपने देखा कि लिखी गई थी वो ऑटम में, ठीक है, और ये कब लिखी जा रही है? स्प्रिंग में, ठीक। तो बताइए कब लिखी गई थी? बेसिकली 1820, 22, 21, 23। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो आप इस तरीके से मानिए कि जब ओड टू द वेस्ट विंड पब्लिश हुई थी तब ये लिखी गई थी, यानी कि 1820 में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टू अ स्काईलार्क कब लिखी जाती है? स्प्रिंग सीजन 1820। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। The first 4 lines in each stanza of To a Skylark are in। अब To a Skylark का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि हर स्टेंजा की जो स्टार्टिंग की 4 लाइन्स हैं वो किस फॉर्मेट में लिखी गई हैं? ट्राइकिक, ट्राईमीटर, ट्राइकिक हेक्सामीटर, ट्राइकिक मोनोमीटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इन 3 में से ही ऑप्शन देखना है आपको और करेक्ट आंसर को चूज करना है। क्या होगा? ट्राइकिक, ट्राईमीटर, ट्राइकिक हेक्सामीटर, ट्राइकिक मोनोमीटर। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जो टू अ स्काईलार्क पोएम है उसकी जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं वो लिखी गई हैं ट्राइकिक ट्राईमीटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एलेक्जेंड्रीन इज, ये क्या है? आइम्बिक हेक्सामीटर है, आइम्बिक मोनोमीटर है, आइम्बिक टेट्रामीटर है, या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? एलेक्जेंड्रीन जो है वो क्या होता है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, आइम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए, आइम्बिक हेक्सामीटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। द 5th लाइन ऑफ ईच स्टेंजा ऑफ टू अ स्काईलार्क इज। हर स्टेंजा की जो 5वीं लाइन थी, जैसे हमने स्टार्टिंग की 4 लाइन्स के बारे में बात की, जो टू अ स्काईलार्क वर्क है उसकी स्टार्टिंग की जो 4 लाइन्स थी, ठीक है, वो कैसी थी? फर्स्ट 4 लाइन्स वो लिखी जा रही थी ट्राइकिक ट्राईमीटर में। किस में लिखी जा रही थी? ट्राइकिक ट्राईमीटर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि जो 5वीं वाली लाइन है, हर स्टेंजा की जो 5th लाइन है वो किस मीटर में लिखी गई है? पेंटामीटर, एलेक्जेंड्रीन, हेक्सामीटर? बताइए, 3 ऑप्शन है, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एलेक्जेंड्रीन। जैसे कि हम जानते हैं एलेक्जेंड्रीन को ही हम क्या कह रहे थे, आयम्बिक हेक्सामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एलेक्जेंड्रीन। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। आप थियरी पढ़िए और प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिए। हम सीरीज़ वाइज चीज़ों को कर रहे हैं, उसके बाद मिक्स टाइप के प्रैक्टिस सेट जो है हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।